1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैम्पल पेपर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के सॉल्यूशन की। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करके सैम्पल पेपर 1 सॉल्व कर लिया होगा। अब उसके जो डाउट्स हैं वो आपके सॉल्यूशन के थ्रू बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा था रिद्धि इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। इस क्वेश्चन में आपको पहचानना था कि मेल प्रैक्टिस कौन सी है जो रिद्धि ने यूज करी है और वो अथॉरिटी कौन सी है जो रेगुलेट करती है ऐसे बिहेवियर को। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बारी। रिद्धि इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन रामा लिमिटेड। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ मीटिंग विद द डायरेक्टर शी केम टू नो that against the previous year, this year company is going to declare handsome dividend offer. It is observed that when such news become public, then the share market of this particular share will jump, and considering it, Riddhi purchased large number of company share before the news reached to the public. Okay, भाई अंदर की बात है, कुछ रिद्धि ने अंदर की बात का फायदा उठाया है यहाँ पर। तो आपको बताना है कौन सी मेल प्रैक्टिस है दोस्तों। इसको कहते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। और जो ये करा जा रहा है रिद्धि के द्वारा उसको हम लोग प्राइस रिगिंग के नाम से भी जानते हैं। प्राइस मैनिपुलेशन है कि पहले से ही खरीद लो और आगे जाके अच्छे रेट पे बेच देना। सिंपल भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग है, आप ध्यान रख के चलेंगे। तो मेल प्रैक्टिस का नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। और जो अथॉरिटीज़ को रेगुलेट करती है, चेक करती है दोस्तों, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन। पहचानने की लाइन बड़ा सिंपल सा है कि when such news become public then the share price will goes up। इस बात की लाइन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। जब भी कोई ऐसी न्यूज़ का फायदा उठाने की कोशिश करें तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाएगा दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, name the function of management and identify the step in the process of this function which help in finding out the actual production of a worker is less than the set target। देखो दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर आंसर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। कैसे? जहां पर भी ऐसी एक सेंस डेवलप हो जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ वर्कर इज लेस देन सेट टारगेट, मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्कर की कुछ और है जबकि हमारे स्टैंडर्ड कुछ और है। जहां पर भी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हुआ क्वेश्चन नजर आया आपको, वहां पर हमेशा आंसर कंट्रोलिंग के फेवर में होता है। तो इस क्वेश्चन का 100% आंसर कंट्रोलिंग होगा फॉर श्योर। फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमिता लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट। द टारगेट प्रोडक्शन इज 250 यूनिट्स पर डे per worker. The company has been successfully attaining this target until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that the daily production varies between 200 to 210 units per worker. Name the function of management and identify the step in the process of the function which help in finding out the actual production of worker is less than the set target. Okay, ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आंसर तो कंट्रोलिंग है क्योंकि टारगेट कुछ और है और एक्चुअल प्रोडक्शन कुछ और है, ठीक है। तो कौन सा वो फंक्शन है इस प्रोसेस में? प्रोसेस पे जानते हैं दोस्तों। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में दोस्तों हमारे जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं पूरे 5। दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो जो आंसर यहाँ पर आने वाला है दोस्तों उसका नाम है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करा गया एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि 250 है और जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है 200 टू 210। इन दोनों को कंपेयर करा जा रहा है, इसलिए आंसर रहेगा दोस्तों हमारा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ध्यान रख के चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों हमारा। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन 2 टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन यार, बहुत ही सिंपल है यार, सबको पता है। एक का नाम वर्कलोड एनालिसिस, एक का नाम है वर्कफोर्स एनालिसिस। दोनों को आप लोग बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है इनके आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पहचानना है, हम अच्छे से पहचानेंगे, डेफिनेटली अच्छे से पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे सामने। अ कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसी, हाउएवर एज इन व्हेन वैकेंसी अराइज द कंपनी मेक यूज ऑफ सच एप्लीकेशन। ओके, कंपनी के पास एप्लीकेशन आते रहते हैं। कंपनी उसको अनसॉलिकेटेड बेस पर, मतलब ऐसे ही इकट्ठा करके रख देती है, पाइल अप करके रख देती है। जब भी इस सेंस की फीलिंग आए दोस्तों तो आंसर हमेशा आएगा कैजुअल कॉलर्स। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा कैजुअल कॉलर्स। ध्यान रख के चलेंगे। आगे लिखा गया सेकंड वाले में, कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स व्हेन देयर इज अ रश और ऑर्डर और व्हेन सम परमानेंट वर्कर आर एब्सेंट। ओके भाई, सेमी क्वालिफाइड अनस्किल्ड टाइप का वर्कर है, हमें रखना है और सीधी सी बात है शॉर्ट टाइम के लिए रखना है, परमानेंट वर्कर को एब्सेंट हो गया उसकी जगह पे भरना है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा रह सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नोटिस लगा दो,
उससे कोई मिल जाएगा, अपना पता चल जाएगा, या फिर वर्कर से पूछ लो, भैया कोई है जान पहचान वाला, उनसे पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वैसे इसका आंसर रहेगा दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। टू सेटिस्फाई द सोशल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स विच टाइप ऑफ इंसेंटिव इज नीडेड। सोशल और फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब रोटी कपड़ा मकान, कुछ ऐसी ज़रूरतें पूरी करनी है, मतलब पैसे से रिलेटेड है, तो कौन सी नीड चाहिए मुझे या कौन से इंसेंटिव चाहिए मुझे ऐसी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्वेश्चन यह दोस्तों। तो आंसर रहने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक ज़रूरतें हैं लाइफ की उसको पूरा करती हैं। कोई से एक्सप्लेन कर दो, पे एंड अलाउंस, पर्क्स, बोनस, स्टॉक ऑप्शन, बहुत सारे हैं, कोई इससे 2 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, नेचर एंड स्पीड। ये दोस्तों मैं आंसर आपको बता देता हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चैनल की बात करूँ तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल चैनल को फॉलो करके चलता है, हायरार्की को फॉलो करके चलता है, जबकि इनफॉर्मल कोई नहीं फॉलो करता। वो कहीं से भी बात, बॉस वर्कर से बात कर रहा है, वर्कर सीनियर सुपरवाइजर किसी से भी बात कर सकता है, कोई ऐसा फिक्स लेवल नहीं है, कोई भी किसी से बात कर सकता है। इवन एक वर्कर भी टॉप लेवल के इंसान से सीधा बात कर सकता है कि क्या हाल है सर, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे पड़ोसी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बात चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद नेचर की बात करें तो नेचर में है कि जो आपका फॉर्मल है वो काफ़ी रिजिड है, जबकि जो इनफॉर्मल है वो फ्लेक्सिबल है। रिजिड रूल्स रेगुलेशन होती है फॉर्मल में, जबकि कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती हमारी इनफॉर्मल में, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और स्पीड की बात करूँ तो फॉर्मल की स्पीड स्लो है, जबकि इनफॉर्मल की स्पीड बहुत फास्ट है। इसका मतलब अच्छी चीज़ें फैलने में टाइम लगता है, जबकि बुरी चीज़ें चुटकी से पहले फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी में है हमारा, और भी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया स्टेट द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ओके, ठीक है, 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल है, सबके मीनिंग लिखने हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर, सबका मीनिंग आपको पता है, सिर्फ मीनिंग लिखना है, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बजाज लिमिटेड, वाओ नाइस क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टेट 4 फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचानना पड़ेगा यार कौन सा है, उसके बाद ही मैं 4 फीचर बता पाऊंगा इसके। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचानने की कोशिश करते हैं। बजाज लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Recently, the company has conducted the time and motion study and conducted on an average a worker could produce 120 units per day. However, it has been noticed that average daily production of a worker range between 80 to 90 units. Which function of management is needed to ensure that the actual performance is in accordance with the performance as per time and motion studies? Okay. फिर वही बात आ गई, सेम वही बात, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैच नहीं हो पा रही, कुछ कमी है, एक्चुअल कम है, स्टैंडर्ड ज़्यादा है। जहाँ पर भी फीलिंग आए एक्चुअल स्टैंडर्ड की, आंसर हमेशा कंट्रोलिंग के फेवर में रहता है दोस्तों। तो पक्की बात है आंसर इसका है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के आपको कोई से 4 फीचर बताने हैं, कोई से बता दो यार, 4 ही फीचर है कंट्रोलिंग के, कोई बता दो जो आपको अच्छे लगते हैं, कोई से बता दो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, नेम द प्रोसेस which help in estimating the future finance requirement of an organization. Also give two importance of that process. Okay, process की बात करेंगे, कौन सी प्रोसेस है जो फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बताती है। जहाँ पर भी फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या फिर ब्लूप्रिंट वर्ड नजर आए, ब्लूप्रिंट भी हमेशा एडवांस में बनता है दोस्तों, तो आंसर हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग के फेवर में रहेगा। इसका आंसर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई सी 2 इंपॉर्टेंस बतानी है, कोई सी बता सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर और प्रेजेंट को लिंक करके चलती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करती है, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करने में हेल्प करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज को इंश्योर करके चलती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारे पास, कोई सी 2 इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करनी है और अच्छे से एक्सप्लेन करके चलनी है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है हमारा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निखिल द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट। भाई आंसर तो मुझे इसका कहीं ना कहीं पता चल गया कि जो ये लाइन है ना, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट लाइन आए, ये हमेशा सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और स्टेप्स मतलब प्रोसेस, सिलेक्शन की प्रोसेस भी होती है, आपको पता है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सिलेक्शन का ही है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा गया है, निखिल द डायरेक्टर ऑफ गारमेंट कंपनी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल from one of his garment unit, ठीक है। he has decided that this manufacturing unit will be set up in the rural area of Odisha where people have very few job opportunities and labor is available at very low rate. He has also thought of giving equal opportunities to men and women, ठीक है। For this he wants 4 different heads of sale, account, purchase and production. He gave an advertisement and shortlisted
10 कैंडिडेट पर पोस्ट आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट, अर्थात सिलेक्शन टेस्ट हो चुका है, सिलेक्शन टेस्ट हो चुका है। सिलेक्शन की प्रोसेस दोस्तों हमारी काफ़ी 8 स्टेप को कवर करती है, जिसमें पहला पॉइंट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, दूसरा होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट तक सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कराइए, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कराइए, ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन लीजिए, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए और जॉब ऑफर दीजिए। ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया। सिलेक्शन टेस्ट से अगले 5 पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा 5 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 5 नंबर का था, ठीक है। शुरू के 4 क्वेश्चन 1 to 4 वाले 2 मार्क्स के थे, उसके बाद 5 से 8 हमारे 3 मार्क्स के थे और 9 से 12 हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन हो रहे हैं। लेंथी क्वेश्चन है, इनकी डिटेल को जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करेंगे। कम से कम आपका सिंपल भाषा में हो तो बोर्ड की नोटबुक की आराम से आपका 1-2 कम से कम 2 पेज तक आपका आंसर जाना चाहिए, कम से कम कह रहा हूँ। अगर आप आराम से इसको स्ट्रेच करते हैं तो 2.5 से 3 पेज, मेरे अकॉर्डिंग 2.5 से 3 पेज का जो आंसर लिख रहा है उसको आसानी से इसके अंदर फुल मार्क्स मिल सकते हैं। 2.5 से 3 पेज तक आप इसको लेंथ को थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करते हैं वाया प्रेजेंटेशन। कैसे देनी है प्रेजेंटेशन ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, ज़रूर देखिएगा प्रेजेंटेशन दी कैसे जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। ओके, सबको पता है, ठीक है, कंज्यूमर फाइल कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकती है, लीगल हायर फाइल कर सकता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकता है, कोई भी 5 जो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किसी के भी नाम ले दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसी में है दोस्तों रेमेडीज़ और रिलीफ अवेलेबल क्या क्या होता है कंज्यूमर को, कोई से 5, 6, 7, 8 जितने आपको आते हैं आप लिख सकते हैं। वैसे 5 तो कम से कम लिखने पड़ेंगे। प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंपनसेशन मिल जाएगा, कंपनी ऐसे एंड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू नहीं करेगी, कंपनी सारा का सारा जितना भी खराब वाला सामान है वो विड्रॉ कर लेगी मार्केट से। बहुत सारे पॉइंट आप कोई से 5 पॉइंट मिनिमम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हमारे शेयर, डिबेंचर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं हम, ये सारा डिटेल आप दे सकते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क है आपको पता है? प्राइमरी को न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं, सेकेंडरी हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट होती है। प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटी आती है, सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आती है। प्राइमरी की फिक्स लोकेशन नहीं होती, सेकेंडरी की फिक्स लोकेशन होती है। प्राइमरी में प्राइस कंपनी फिक्स करती है, जबकि सेकेंडरी में मार्केट फोर्सेस फिक्स करती हैं। बहुत सारे पॉइंट है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डिफरेंस दे रखा है। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है और कभी कभार आपको बेसिस मेंशन कर दी जाए कि इसी बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना, तो उस बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इनमें से एक डिफरेंस आपको 3 to 5 मार्क्स में मिल सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में भी है। तो ये ऐसे डिज़ाइन करा गया है जैसा पेपर आपको मिल सकता है एग्जाम में, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको बोर्ड का पेपर में पूरे मिल सकते हैं। तो ये आप डिफरेंसेस याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से इनको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी के अलावा आपका अगला क्वेश्चन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का डिफरेंस है, आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसको आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय सक्षम जैन, आइडेंटिफाई एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन। ओके, कोई डिसीजन है जो कि मुझे पहचानना है और 3 फैक्टर भी बताने हैं जो कि यहाँ पर लिए गए हैं, या कोई से एनी 3 फैक्टर है, एनी 3, यस शुक्र है भगवान का एनी 3 है। एनी 3 का मतलब है कि कोई से एक्सप्लेन कर दो। अगर लेकिन मेंशन ऐसा करता कि एक्सप्लेन द फैक्टर विच हैव बीन मेंशन इन द अबव केस, तो आपको वही वाले फैक्टर लिखने पड़ते। तो ये शुक्र है कि एनी 3 लिखने हैं, मैं लिख सकता हूँ, आसानी से लिखता हूँ, पक्की बात है, ठीक है। डिसीजन पहचानते हैं पहले कौन सा, वर्ड भी देखेंगे किस वजह से ये डिसीजन आया, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। स्ट्रेंथ मोटर्स इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोफिस्टिकेट क्रेन्स, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी रिपोर्टेड दैट CEO Saksham Jain that one of the machine used in manufacturing sophisticated cranes has to be replaced। एक मशीन को बदलना है भाई, मशीन है महंगी, बदलना पड़ेगा to compete in the market, as other competitors was using automatic machine for manufacturing cranes. After a detailed analysis, it was decided to purchase a new automatic machine having the latest technology. It was also decided to finance this machine through long-term source of finance. Saksham Jain compared various machine and decided to invest in the machine which would yield the maximum return to the investor। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कंपनी यहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी खरीद रही है, तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा सक्षम जैन के द्वारा दोस्तों, वो रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
ठीक है। ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैं मशीन खरीद रहा हूँ बहुत महंगी वाली, ठीक है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली होनी चाहिए, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई से 3 फैक्टर मुझे बताने हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फैक्ट करके चलते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहला आता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा आता है रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। आप इसको पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो डिसीजन है दोस्तों, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसलिए है क्योंकि कंपनी मशीनरी खरीद रही है, और मशीनरी खरीदना हमारा फिक्स कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला पेपर। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे होंगे, और आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए इस पेपर के अंदर। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।